में एलपीजी की किल्लत के बीच सरकार ने कहा है कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन इसकी पैनिक बुकिंग में कमी आई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पीएनजी पाइपलाइन कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी कल रात भारत पहुंच गया है। युद्ध से जुड़े सभी अपडेट्स को लेकर हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, एलपीजी जहाज और इसकी सप्लाई को लेकर सरकार ने आज क्या कुछ बताया है? बिल्कुल, देखिए जो बड़े अपडेट्स हैं यही कि शिवालिक पहले ही पहुंच चुका था एलपीजी लेकर, और नंदा देवी कल शाम पहुंचा है, कल देर रात पहुंचा है, और दोनों जो शिप्स हैं उस पर से एलएनजी को ऑफलोड करने का काम चल रहा है, और जल्द ही उससे जो देश में सप्लाई का कंस्ट्रेंट बना हुआ है वो किया जाएगा। बाकी जो सवाल पूछा गया कि बाकी और कितने भी जो शिप हैं या क्रूड या एलपीजी के वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, उसके बारे में ये कहा गया था कि 24 टोटल हैं, उसमें से 2 ये आ चुके हैं, बाकी बचे 22 हैं। उनको भी ईरान से बातचीत करके सुरक्षित वापस लाने की कोशिश चल रही है। वापस यहां से आके कितने दोबारा गए हैं उन इलाकों में, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये अभी तक की स्थिति है, और क्रूड की सप्लाई लगातार चल रही, क्योंकि क्रूड की सप्लाई बाकी दूसरे इलाकों से, दूसरे देशों से भी हो रही है, लिहाजा जो क्रूड की सप्लाई है उसमें कोई कमी नहीं है, क्रूड भरपूर मात्रा में आ रहा है। जो कमी है वो एलपीजी को लेकर है, और एलपीजी की स्थिति देश में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसके हिसाब से चिंता बनी हुई है। लेकिन ये बताया गया कि कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है एलपीजी का, उसके पास ड्राई आउट होने की सूचना नहीं है। जी आलोक, अब बने रहिए हमारे साथ। वेस्ट एशिया में हवाई यातायात पर संकट बरकरार है। दुबई एयरपोर्ट पर फिलहाल विदेशी एयरलाइंस की लैंडिंग पर रोक लगी है, तो भारत में पायलटों की एसोसिएशन एल्पा इंडिया ने सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, वेस्ट एशिया में अभी भी हवाई यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। अगर दुबई एयरपोर्ट की बात करें, कल जिस तरह से टेम्परेरी सस्पेंशन हुआ था उसके बाद अब यातायात शुरू तो हो गया है, लेकिन तमाम जो फॉरेन एयरलाइंस हैं उनकी लैंडिंग पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद भारतीय एयरलाइंस जिनमें कि एयर इंडिया, इंडिगो और इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं, इन सब ने घोषणा की है कि फिलहाल वो दुबई के लिए कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही है। इसी बीच अगर ओमान एयर की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह का संकट इस वक्त दिख रहा है उसके मद्देनज़र उन्होंने 9 डेस्टिनेशंस पर अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं। वहीं भारत में जो पायलट एसोसिएशन है एल्पा, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने पायलट्स को चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स से बचें। उन्होंने खासतौर पे मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसको लेकर चेतावनी जारी की है। ये भी कहा है कि जिस तरीके का संकट है उसमें जो बीमा होता है, जो इंश्योरेंस होता है, वो भी उस पर भी जोखिम लगा हुआ है। तो इसलिए पायलटों को सलाह दी है कि जो तमाम नोटम इशू होते हैं या जो ब्रीफिंग होती है उसकी पहले जांच की, और खास तौर पे जितना हो सके इस क्षेत्र में ट्रैवल करने से बचें। अब आपको बता दें, अमेरिका और ईरान में जंग के बीच जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसे देखकर इस युद्ध का अंत नजदीक नहीं लग रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज का दिन काफी अहम है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े इलाके पर हमला करेगा। इधर ईरान ने भी अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरान की सेना की ओर से कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इस बीच इजरायल ने हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत का दावा किया है। इन बयानों का क्या मतलब है और युद्ध से जुड़ा अपडेट दे रही है मेरी सहयोगी अरुणिमा। 3 हफ्ते हो चुके हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लीड की जा रही ये लड़ाई में यूएस थोड़ा सा बैकफुट पर है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले तो काफ़ी कॉन्फिडेंस जताया गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इसमें बाकी देशों को भी साथ आना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साथ मिलकर उसको ऑपरेशनल बनाना चाहिए। बट अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी शायद नहीं था। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी जानकारी ना मिली हो कि ईरान को अगर इस तरीके से अटैक किया गया तो साथ ही जो खाड़ी देश है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको
उनको भी निशाना बना सकता है ईरान, जो कि वो इस वक्त कर रहा है। मुश्तबा खमीनी के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी जानकारी इस वक्त नहीं है कि वो जीवित हैं या नहीं। तो क्या इसका ये अनुमान लगाया जाए कि अमेरिका इस वक्त इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से ईरान से उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ ये हाईलाइट करना भी ज़रूरी है कि आज ही ईरान के लोकल न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि 10 लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है। ये विदेशी नागरिक हैं और इनको स्पाइंग के आरोप में ईरान ने गिरफ्तार किया है। और पिछले कुछ दिनों में करीब 100 से ज़्यादा लोग स्पाइंग के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं ईरान में। तो क्या इसका असर सीधे इंटेलिजेंस गैदरिंग पे पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर आप रशिया का देखें इन्वॉल्वमेंट, तो रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो लड़ाई थी ये गैर वाजिब थी, अनप्रोवोक्ड थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस लड़ाई को शुरू करने की। ईरान ने भी अपने पैर जो हैं वो ज़मीन पे गड़ा दिए हैं। इस वक्त ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये लड़ाई अमेरिका की तरफ से शुरुआत की गई है इसकी, और उन्हीं को ख़त्म करना पड़ेगा। ये लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं, बैटल फील्ड पर लड़ी जाएगी। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अली लरीजानी, जो कि ईरान के पहले न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे, उनके सिक्योरिटी के चीफ थे, उनकी मौत की खबर आ रही है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से। इजराइल की लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि कल रात इजराइल की तरफ से ईरान में जो हमले किए गए उसमें अली लरीजानी की भी मौत हो गई है। ईरान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये क्लेम सही है तो ईरान को एक बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि अली लरीजानी जो है वो उनके एस्टैब्लिशमेंट में काफ़ी ऊपर के एक हुक्मरान माने जाते थे। उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को लीड करते थे, उनके सिक्योरिटी चीफ थे, और जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो रहे थे इस वॉर के शुरू होने से पहले, उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए, तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाजार में कैसे रहा कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज के सत्र में काफी ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार आखिरी तक आते आते रिकवर होते हुए बंद हुआ है। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे जैसे कि निफ्टी बैंक में करीबन 1% की बढ़त देखने को मिली है। वही हाल निफ्टी का मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ में सेंसेक्स में भी लगभग 1% की जो तेजी है वो देखने को मिली है। अब अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो रुझान यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का दिखाई दिया है। केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं, एफएमसीजी और निफ्टी आईटी, जहां पे एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में आप देखिए कि बढ़त के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो की बात करी जाए तो अच्छे खासे गेन्स करीब 2% के यहाँ पे देखने को मिले हैं। डिफेंस में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट रियलिटी में भी अच्छा खासा जो रुझान है वो आज के सत्र में देखा गया है। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में इटर्नल में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे ब्लॉक्स भी हुए हैं काफी सारे, और इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल की, तो रिपोर्ट भी आई है जहाँ पे इटर्नल के कंपैरिजन में जो स्विगी है वो थोड़ा सा दबाव में बताया गया है। इटर्नल को इन्होंने अपनी जो टॉप प्रायोरिटी पिक है वो माना है। टाटा स्टील में अच्छी तेजी देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कल भी अच्छे गेन्स थे और आज भी अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। और एचडीएफसी लाइफ भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर और सिप्ला में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि जो आईटी पैक है, एफएमसीजी पैक है, यहाँ तो प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि फार्मा पैक में भी एक जो गिरावट है वो बनती हुई दिखाई दी है। ड्यू टू जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसका सीधा डोमिनो इफेक्ट यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल शेयर्स में अच्छी तेजी आज देखने को मिली है। नाल्को, सेल, टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के जो गेन्स हैं वो अच्छे खासे रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो स्पेस की, तो हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा था कि गिरावट थी, लेकिन वापस से ऑटो स्पेस में एक रिवाइवल जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद भारत फॉर्ज, एक्साइड इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो दूसरा दिन है जहां पे हमने एक ग्रीन क्लोजिंग दिखाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी की छुट्टियां आने को है, लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस ने डीजीसीए से समर शेड्यूल के लिए कम फ्लाइट्स की मंजूरी मांगी। पूरी खबर जानते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए।
पिछले कुछ सालों में शायद ये पहली बार होने जा रहा है कि जब समर में एयरलाइंस की तरफ से कम रूट्स की मांग की गई है, कम कैपेसिटी की बात की गई है, क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा था कि हर साल लगातार जो समर शेड्यूल में जो फ्लाइट्स की संख्या है, रूट्स की संख्या है, वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन इस बार जो सूत्र हमें बता रहे हैं, समर शेड्यूल के लिए एयरलाइंस ने कम रूट्स मांगे हैं और जो समर शेड्यूल फाइनलाइज किया गया है DGCA की तरफ से, जिसकी घोषणा अगले 1-2 हफ्ते के अंदर की जाएगी, उसमें पिछले साल के मुकाबले 10% कम फ्लाइट्स को अप्रूव किया गया है। और इसके पीछे 2 कारण मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक तो इस बार जब समर शेड्यूल के लिए मांगा जा रहा था एयरलाइंस की तरफ से, तो उन्हें कहा था कि आप FTTL इम्प्लीमेंटेशन को अकाउंट करके ही आप अपनी तरफ से मांग दें, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बहुत सारे एयर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसकी वजह से भी कई एयरलाइंस ने अपनी कुछ फ्लाइट्स को कम की हैं। पिछले समर शेड्यूल में अगर आप देखें 25,600 फ्लाइट्स, वीकली फ्लाइट्स अप्रूव की गई थी। इस बार जो संभावना है 23,000 के आसपास वीकली फ्लाइट अप्रूव की जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि अभी हाल में ही तमाम एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज भी लगा दिए हैं, ATF प्राइसेस भी अप हो रहे हैं। तो इन सबको अगर अकाउंट किया जाए, इन सबको अगर एक साथ देखा जाए, कैपेसिटी कम हो रही है, तो समर में जो फेयर्स हैं वो बढ़ने बहुत लाजमी लग रहे हैं। रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, बड़े बदलावों के साथ PM इंटर्नशिप स्कीम का तीसरा फेज जल्द लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिवाइज स्कीम में 21 साल की बजाय 18 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। वहीं स्टाइपेंड को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति महीने से 9,000 रुपए करने के साथ इंटर्नशिप के ड्यूरेशन को घटाने का भी प्रस्ताव है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े आलोक प्रियदर्शी। आलोक, आखिर PM इंटर्नशिप स्कीम में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, PM इंटर्नशिप स्कीम जब बजट 2024 में ऐलान किया गया था और अक्टूबर से जब इसको लागू किया गया, उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर जो यूथ हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन पहले और दूसरे फेज में रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा, लिहाजा सरकार ने अब इसको रिवाइज करने का फैसला किया है। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि PM इंटर्नशिप में जो बड़े बदलाव होंगे, उसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा कि जो स्टाइपेंड अभी प्रति महीने मिलता था वो 6,000 रुपये प्रति महीने था, उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन थी वो अभी पूरे 12 महीने की चलती थी, उसको अब घटाकर 6 महीने और कुछ में 9 महीने कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। और तीसरी जो एंट्री एज थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था यूथ के जो कैंडिडेट्स के अप्लाई करने को लेकर, पहले ये 21 से 24 साल हुआ करता था। लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि कई सारे इसमें कैंडिडेट्स जो हैं, जो इच्छुक लोग हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, लिहाजा इसको अब 18 से लेकर 25 साल तक उम्र कर दी गई है। यानी कि इतने के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यूथ हैं, वो PM इंटर्नशिप स्कीम में शामिल हो सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव के साथ जल्द ही इसको नोटिफाई किया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। देर रात हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने काबुल के रिहैब सेंटर को टारगेट किया, जहां नशे के आदी मरीजों का इलाज चल रहा था। अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा घायल है। अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया है और बदला लेने की बात कही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। काबुल में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद काबुल में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल के बाहर परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। रमजान के पाक महीने में हुए इस हमले ने इंसानियत पर बहुत गहरा दाग दिया है। काबुल में हुए इस हमले ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। अफगान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान पिछले 3 हफ्तों से लगातार अफगान नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान भले ही आरोपों से इनकार कर रहा हो, लेकिन काबुल की तस्वीरें उसके इस शर्मनाक हरकत का सच बयां कर रही है। काबुल के मलबे में सिर्फ इमारतें नहीं गिरी, बल्कि इंसानियत भी दब गई है। रमजान के महीने में अस्पताल पर हुआ यह हमला जंग नहीं, बल्कि एक साफ
जुर्म बनकर सामने आया है। काबुल के जख्म गहरे हैं और अफगानिस्तान की नजर अब इस पर है कि इस खून खराबे पर कौन खामोश रहता है, कौन उसका साथ देता है, क्योंकि इस बार खामोशी भी किसी अपराध से कम नहीं होगी। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की है। भारत ने काबुल पर हमले को पाकिस्तान की कायरता बताया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में नरसंहार किया है। पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में नापाक हरकत की। भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की जनता के साथ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा ने मंगलवार को विपक्ष में उन 8 सांसदों की निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जिन्हें मौजूदा बजट सत्र के दौरान अमर्यादित व्यवहार के लिए सदन से बाहर कर दिया गया था। यह निर्णय कांग्रेस नेता के सुरेश के अनुरोध पर हुआ। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनाई गई थी। आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। जिन सांसदों को निलंबन वापस लिया गया उनमें कांग्रेस के 7 और सीपीआईएम के 1 सांसद शामिल है। इन्हें फरवरी की शुरुआत में पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया था। आपको बता दें, प्रस्ताव पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, सब जनता ने चुन के भेजा है और जनता का बात रखने के लिए, यहाँ कागज फाड़ के फेंकने के लिए, टेबल चढ़ने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हम लोग ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, और इसके मुताबिक अगर हम कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए तो आगे सदन चलाने में बहुत काम उसमें मदद मिलेगा और स्पीकर को संचालन करने में मदद मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि निलंबित सदस्यों को कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल रहा था। ये बहुत दुखद है। I think it's a very good development that this sad spectacle of 8 of our colleagues sitting on the steps every day, suspended, unable to participate, that has been ended. Because after all, these are people who have been selected by the voters of this country to represent them in Parliament, to raise their issues in Parliament. Whatever mistakes of judgment or of behavior they may have conducted, to keep them out of the House is something that hurts our democracy. अब आपको बता दें, भारतीय डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट की नई सेवा शुरू की है। इसमें पार्सल और दस्तावेज 24 घंटे के भीतर डिलीवर करने का वादा किया गया है। अगर तय समय पर डिलीवरी नहीं होती है तो इसमें रिफंड का भी प्रावधान रखा गया है। शुरुआत में ये सेवा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे 6 बड़े शहरों में लागू की गई है। हम लोग 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ देश के उपभोक्ताओं के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट। हम लोग शुरुआत 6 शहरों से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी विस्तृतीकरण की जाएगी और स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 को हर T1 और T2 शहर तक हम लोग 31 दिसंबर तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।